हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार आप लोग। आप पूछ रहे होगे सर आपको क्या हो गया अचानक से, ये काला काला चश्मा आपने क्यों लगा लिया है। बस ऐसे ही दिल किया तो लगा लिया। मैंने कहा आप लोगों को एक वार्म सा वेलकम करूं जी। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा सॉलिड्स का, जिसमें आपको मैंने सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इन डिटेल बताया, तो अभी आप लोगों को जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूं दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके सिलेबस में बाकायदा तौर पर मेंशन भी किया गया है। और जनाब जी आगाज करूंगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही थी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक टर्म बोली जाती है क्रिस्टल लैटिस। क्या भला होती है, आइए जरा क्रिस्टल लैटिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं, रिपीटिशन को कहते हैं, थ्री डायमेंशनल रेपिटेशन को कहते हैं, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को कहते हैं, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब आपने इन शॉर्ट स्टोरी याद कर रख लेना कि बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस एंटायर क्रिस्टल को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और वो बेसिकली होता क्या है कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर जिससे भी मिलकर बना हुआ है, ये जो है रिपीटिंग यूनिट्स कहलाते हैं, याद रख लीजिएगा। इनकी एक रेपिटेशन होती है और एक प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट की बुनियाद पर होती है। और वो ऑर्डरली जो अरेंजमेंट होती है वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि काम की बात जो आपने याद रख लेना है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और उनके अंदर रेपिटेशन और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो जरूरी है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो ये एक सिंपल से शब्दों के अंदर आपको मैंने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया कि हिंदी की शायद। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस, वो आपने याद रख लेना। लाइक आपको पता होना चाहिए कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, और उसके अंदर एक टर्म बोली जाती है मोटिफ, ये क्या होता है, या उसकी बेसिस भी बोला जाता है। आपको मैं पिक्चर भी दिखा देता हूं। तो याद सबसे पहले क्या रख लेना है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। ये वो जगह होती है, ये साइट्स होती हैं जहां पर आपको उस एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता है जहां पर पार्टिकल्स ने खुद को रोका हुआ होता है, अटैच्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उस फिक्स्ड जगह को लैटिस पॉइंट कहते हैं। द इंडिविजुअल पॉइंट्स इन द लैटिस दैट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह जहां पर फिक्स हुए हैं, उस फिक्स जगह को लैटिस पॉइंट कहते हैं। और अब यूनिट सेल क्या होता है। अब आप एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर से उसका जो सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि उसका रिपीटिंग यूनिट का सबसे छोटा, जिस तरह हमारी बॉडी का जो टिश्यूज हैं उनके अंदर सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल होता है। सेल ऑर्गेनेली जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, बायोलॉजी वाले जानते हैं अच्छे से। तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, उनको ये बात समझाना। उसमें जो छोटे से छोटा पार्ट होता है उसको यूनिट सेल, उसको सेल कहते हैं। तो इस तरह क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे छोटा पार्ट जो कि पूरे के पूरे एंटायर क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज को और स्ट्रक्चर को और फॉर्मूलेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस को यूनिट सेल कहा जाता है। व्हेन स्टैक्ड कंटिन्यूअसली इन थ्री डायमेंशनल वे में ये बिल्ड करते हैं एंटायर क्रिस्टल लैटिस। और अब इसमें मोटिव क्या होता है या बेसिस क्या होता है, ये एक्चुअल ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं हर एक लैटिस पॉइंट के ऊपर। यानी कि लैटिस पॉइंट पे वो ग्रुप ऑफ एटम्स, एक्चुअल उनकी तादाद जिन्होंने वहां पर अटैच्ड होना है, उसको उसका मोटिव बोला जाता है या बेसिस बोला जाता है। यानी कि ये बात आपको अगर मैं एक पिक्चर की फॉर्मेट में दिखाना चाहूं तो आइए जरा देखिए। ले जी बच्चा पार्टी, जरा गौर कीजिएगा। ये एक क्रिस्टल लैटिस और उसका यूनिट सेल मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह आप लोग देखें, गौर करें कि ये आप लोगों के पास एक एंटायर इस वक्त क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को समझने का बिल्कुल एक यूनिक सा आसान सा तरीका है। ये आपको पिक्चर्स ढेर सारी नजर आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे कहते हो कि सर एक लैटिस पॉइंट किसको यहां पर बोला जाएगा,
और क्रिस्टल लैटिस किसको बोला जाएगा, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर वे में बताता चला जाऊं। ये आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी नजर आ रही होगी, आपको यूनिट सेल नजर आ रहे होंगे, उसके सारे पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास इस वक्त 14 टाइप्स के जो है क्रिस्टल लैटिस है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे का सारा मटेरियल मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये इस वक्त आपके सामने पूरे का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस आपको नजर आ रहा है, और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है इस वक्त, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस पॉइंट को हम जो है लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट, लैटिस पॉइंट के ऊपर जो भी एटम्स, आयंस या पार्टिकल्स की एक्चुअल तादाद होगी वो मोटिव कहलाएगी। और इसके अंदर ये जो इतना पार्ट मैं सिलेक्ट करके साइड पे आप लोगों को इस वक्त दिखा रहा हूं, इसको यूनिट सेल कहा जाएगा। तो आप एक एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर छोटा सा पार्ट यूनिट सेल भी देख सक रहे हैं, और इस पोर्शन को पूरे के पूरे को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। सो आप लोगों के लिए क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए क्वाइट इजीली अंडरस्टैंड करना। अब मुझे आपसे एक बात ये शेयर करनी है कि फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार तुम लोगों को अभी जो मैंने पिक्चर्स दिखाई, जिसमें मैंने टाइप्स आप लोगों को दिखाई क्रिस्टल लैटिस की, तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि क्रिस्टल लैटिस कितनी टाइप्स का होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 14 टाइप्स होती हैं क्रिस्टल लैटिस की, और उनको ब्रेविस लैटिसिस का नाम दिया जाता है। जिसमें ये देखें, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल टेट्रागोनल, और इस तरह बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, और ये सारे मिलाकर के टोटल तादाद में 14 बनते हैं। किस बेस पर होता है ये क्रिस्टल लैटिस की टाइप्स? ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ यार एक सिंपल क्यूबिक क्या होगा और उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होगा, तो ये देखें एक सिंपल क्यूबिक के अंदर आपको पार्टिकल्स कॉर्नर पर लगे हुए नजर आ रहे होंगे। यह एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आपने याद रख लेना है, ये जो मैं जगह इनसर्कल कर रहा हूं ये इसका लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट, अब समझ आइए लैटिस पॉइंट क्या। तो जिस जगह पर एग्जैक्ट पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं उसको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। अब आपसे कोई कहे कि सिंपल क्यूबिक का लैटिस पॉइंट क्या है, तो ओनली कॉर्नर्स, और यानी कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स अटैच्ड है। और अगर आपसे कहा जाए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का लैटिस पॉइंट क्या है, तो आप लोग देखें कॉर्नर्स पर तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, ये कॉर्नर आ, और ये रहा एक फेस पूरे का पूरा। जरा गौर से देख लीजिएगा, ये है पूरे का पूरा फेस, और ये फेस के सेंटर में भी आपको एक पार्टिकल लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड। यानी कि यूं समझ लो ये पूरी एक दीवार है, और दीवार के बिल्कुल सेंटर में दरमियान में एक पार्टिकल मैंने अटैच किया हुआ, ये था फेस सेंटर्ड। अब देखो जरा बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है। बॉडी सेंटर्ड में देखें ये लैटिस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स क्लियर कट, और फेसिस के ऊपर नहीं लगे होंगे, बल्कि इस पूरे के पूरे क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में देखें आपको एक येलो कलर का बॉल दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये जो सेंटर में बिल्कुल पड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये वो लैटिस पॉइंट्स है। अब ये जगह जहां पर कुल एटम्स की तादाद अटैच्ड होती है, इसी को हम अभी मोटिव का नाम भी पढ़ रहे थे, इसी को लैटिस पॉइंट का नाम भी दिया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जनाब 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा दिए थे। अब आपको थोड़ा सा यूनिट सेल को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यूनिट सेल के बारे में आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट पार्ट। यूनिट सेल के पैरामीटर्स के ऊपर बेटे सवाल है। इसको यूनिट सेल पैरामीटर्स भी कहते हैं, और इसको यूनिट सेल डायमेंशंस भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और इसको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, भूलिएगा मत। तो आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के, और डायमेंशंस कितनी है, या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कितने हैं, तो यू आर हैविंग अ फिगर 6।
अब इनमें दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। 3 इन 6 में से यूनिट सेल एंगल्स या बॉन्ड एंगल्स कहलाते हैं, और 3 यूनिट सेल लेंथ्स या एक्सिस या बॉन्ड लेंथ्स भी इनको कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉन्ड लेंथ को एलोकेट किया जा रहा है ए के साथ अलोंग एक्स एक्सिस, बी के साथ अलोंग वाई एक्सिस और सी के साथ अलोंग जेड एक्सिस। अब इन एक्सिस ए बी सी अलोंग एक्स वाई जी के दरमियान जो एंगल्स होंगे उनको यूनिट सेल एंगल्स या बॉन्ड एंगल्स कहा जाता है। तो यूं समझ लो ये बॉन्ड लेंथ्स है, ये बॉन्ड एंगल्स है, और एंगल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है अल्फा के साथ, बीटा के साथ और गैमा के साथ। अब सवाल क्या आ सकता है कि अल्फा एंगल किसके दरमियान है, बीटा एंगल किसके दरमियान है और गैमा एंगल किसके दरमियान है। तो ये रहा एक यूनिट सेल इस वक्त तुम लोगों के सामने, और आप क्रिस्टल क्लियर वे में देख लीजिएगा कि हमारे पास इस वक्त कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वाली, इसको लेंथ अगर ए बोला जा रहा है तो दिस वन इज लेंथ बी, ये आपके सामने बी है, और ये जो ऊपर को जा रही है दिस वन इज लेंथ सी। तो जनाब आपके पास ए बी और सी 3 लेंथ्स हैं। 3 डायमेंशनल वे के अंदर आप इसको इसी तरह कह सकते हैं, यूं कह लो सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये जेड एक्सिस, ऐसे समझ लो। अब एंगल नहीं भूलना आप लोगों ने। जब भी तुमसे ए और बी के दरमियान एंगल पूछेगा, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ए और बी के दरमियान क्या एंगल है, तो आपने भूल जाना है ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। तीसरी चीज जो बच रही है वो है सी, और सी का मतलब समझ जाना गैमा। तो ये आप लोगों के पास इस वक्त ए और बी के दरमियान क्लियर वे में मैंने गैमा एंगल दिखा दिया। अब कोई आपसे कहता है यार ए और सी का एंगल बताओ कि क्या है, ये फॉर एग्जांपल ए और सी का एंगल। अब ए और सी के दरमियान जो एंगल है ना वो अल्फा होगा ना वो गैमा होगा, ए और सी, यानी कि ए फॉर अल्फा समझ लो, बी फॉर बीटा समझ लो, सी फॉर गैमा समझ लो। अल्फा निकल गया और गैमा निकल गया, क्या बचा बीटा। तो ए और सी के दरमियान बीटा एंगल है। अब आपके पास जनाब पूछा जा रहा है कि यार सी और बी के दरमियान कौन सा एंगल हो सकता है। अब सी का मतलब गैमा निकल गया, बी का मतलब बीटा निकल गया, तो बचा कौन सा एंगल, अल्फा। तो ये बेटा आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ए एंड बी का एंगल क्या होगा, बी एंड सी का एंगल क्या होगा, और ए एंड सी का एंगल क्या होगा। तो मैंने शॉर्टकट वे में बता दिया, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा गया, बाकी बचा गैमा, बी फॉर बीटा गया, सी फॉर गैमा गया, बाकी बचा अल्फा, ए फॉर अल्फा गया, सी फॉर गैमा गया, बाकी क्या बचा बीटा। तो इतनी आसान से वे के अंदर भी अगर आपको ये बात नहीं समझ आनी तो फिर कब समझ आनी है। तो ये जो पैरामीटर्स है यूनिट सेल के, कोई आपसे पूछे हाउ मेनी पैरामीटर्स, तो क्या आंसर आया था 6, और इन 6 पैरामीटर्स की बुनियाद पर कोई आपसे पूछे कि यूनिट सेल की टाइप्स कितनी है जनाब, तो यूनिट सेल की 7 टाइप्स है, और सातों की सातों रट्टा लगा लेना। और मैं बच्चों को कहता होता हूं कि आपकी बुक में एक टेबल है, एहतियातन एग्जाम्पल्स भी हैं वहां पर, तो उन एग्जाम्पल्स को भी पार्ट ऑफ द नॉलेज बना लेना, और ज्यादा रट्टा ना लगाना कम से कम। तो जिन पे स्टार लगा रहा हूं, क्यूबिक और हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक, इन तीनों के बारे में तो मल्टीपल टाइम सवाल आया है कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन 7 टाइप्स की डायमेंशंस देखें। ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गैमा बराबर 90 डिग्री। इसीलिए कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा यूनिट सेल होता है, तो क्यूबिक सिमेट्री में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम सिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है जी। और इसी तरह क्यूबिक की मैक्सिमम सिमेट्री के साथ अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम अनसिमेट्रिकल क्या है, तो ये अगर मैक्सिमम सिमेट्रिकल है तो दिस वन इज मैक्सिमम अनसिमेट्रिकल, मैक्सिमम अनसिमेट्रिकल।
तो ये आप लोगों के पास ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं, अल्फा बीटा यानी कि कुछ भी नहीं। वो पंजाबी च कहते ने ना मुंह ते ना मत्था जिन पहाड़ों लथा। तो ये आपके पास एक टेबल है जो मैं कह रहा हूं कि पार्ट ऑफ द नॉलेज बना लेना। मतलब आपको डायमेंशंस देकर, ये आ भी चुका पेपर में बहुत दफा। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को कहता हूं यार हेक्सागोनल की डायमेंशंस याद रखना चाह रहे हो तुम लोग, कैसे याद रखो? ओके, इसमें बी सी के बराबर नहीं होता, ये लेंथ अनइक्वल होती है। और हेक्सागोनल में आपने याद रख लेना है गैमा 120 डिग्री का होता है। शॉर्टकट्स हैं, जितने मर्जी बताता चला जाऊं, आप अपने तरीके से भी शॉर्टकट बना सकते हैं। मैंने तो बल्कि इनकी थोड़ी सी तरतीब भी चेंज की हुई है। इस तरह देखे बी ए और बी बराबर लेकिन बी सी के बराबर सवाल आया जिसमें सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर और 90 डिग्री के हो लेकिन कोई भी लेंथ इक्वल ना हो। सवाल आया ऑल लेंथ्स आर अनइक्वल बट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो स्ट्रक्चर बताओ। तो ये देखो ऑल लेंथ्स आर अनइक्वल बट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो ए बी और बी सी के बराबर नहीं है लेकिन अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास कौन सी है? ऑर्थोरोम्बिक, और आपकी बुक में ऑर्थोरोम्बिक एग्जांपल्स हैं, वो पार्ट ऑफ द नॉलेज बना लीजिएगा। अब आपसे कोई कहे कि ऑल द लेंथ्स आर अनइक्वल एंड बीटा इज नॉट 90 डिग्री, अब देखो इस तरह से आप इसको मेमोरी का पार्ट बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ट्राई क्लिनिक को तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपकी अपनी ही जाती शक्ल की बात हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी, इसमें कुछ भी सीधा नहीं होगा, विंगी चिब्बी शक्लें होंगी। लो जी बच्चा जी, यूनिट सेल की एक्सप्लेनेशन देने के बाद, क्रिस्टल लेटस का आइडिया देने के बाद, ब्रेविसिस लेटिसिस एक्सप्लेन करने के बाद मैं चलता हूं लेटस एनर्जी की तरफ। पेपर में सवाल आएगा। लेटस एनर्जी बेसिकली क्रिस्टल एनर्जी भी कहलाती है और ये होती वो एनर्जी है जो रिलीज हो जब एक मोल गैसियस आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन होकर के बनाए एक मोल सॉलिड लेटस का एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ, यू समझ लो, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी कंडीशन जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बेटा ये जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन की हवाले से बात हो, इसमें बाज दफा क्रिस्टल को ब्रेक करने की भी बात हो सकती है। यानी कि इसी डेफिनेशन को मैं रिवर्स मार दूं कि 1 मोल सॉलिड लेटस का ब्रेक होगा अपने गैसियस आयंस के अंदर, तो उसको भी लेटस एनर्जी का नाम दिया जा सकता है। इसका मतलब लेटस एनर्जी की 2 डेफिनेशंस है। लेटस एनर्जी क्रिस्टल को बनाने के वक्त भी कहला सकती है और उसको तोड़ते वक्त भी कहला सकती है। यानी कि बनाने की एनर्जी और तोड़ने की दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल इक्वल होगी हेसिस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन के मुताबिक। If a change occur from in one step or in several steps, total energy remains the same। बल्कि आपको शायद याद हो हेसिस लॉ की एप्लीकेशन थी बॉर्न-हेबर साइकिल, और बॉर्न-हेबर साइकिल में तुम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था जी? बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ही कैलकुलेट की थी। तो जनाब जी एग्जांपल देखो, ये आप लोगों को इस वक्त गैसियस कैटाइन सोडियम नजर आ रहा है, ओके, ये क्लोराइड गैसियस एनाइन भी नजर आ रहा होगा, ये दोनों आपस में। अब ये शर्त देख लेना, ये गैसियस स्टेट में आयंस है इस वक्त, तो स्टेट मेंशन करना जरूरी है। और ये मिलकर इस वक्त आपके सामने ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब यहां पर इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू देखें, लिखी हुई है -787 किलो जाउल पर मोल। ये माइनस साइन इस वक्त किसको शो कर रहा है? रिलीज को शो कर रहा है। ये एनर्जी रिलीज हुई है यानी कि खारिज हुई है। और याद रख लेना कि ये ऊपर डेफिनेशन में आपको नजर आया था कि एनर्जी रिलीज, तो याद रख ले क्रिस्टल के बनते वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अब दूसरी डेफिनेशन सुने एब्जॉर्ब वाली। अब देखें द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी लिख दिया सेकंड नंबर पर। ये कब होना है?
जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लेटेस्ट ने कन्वर्ट होना है अपने ही गैसियस आयंस में, यानी कि इसी इक्वेशन को अब मैं रिवर्स कर दूंगा, तो आप लोगों को याद होगा एसिड लॉ यही कहता है कि अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसकी एंथैल्पी की मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ना, अलबत्ता साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो देखो सॉलिड सोडियम क्लोराइड के साथ मैं क्या कर रहा हूं, उसको गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आइए जरा आपको इसके मैग्नीट्यूड के साथ बदलता हुआ साइन भी दिखाऊं। पहले था माइनस, अब हो गया प्लस। तो लेटेस्ट एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड लेटेस्ट नेगेटिव होती है, याद रख लीजिएगा, एंड लेटेस्ट एनर्जी फॉर द ब्रेकेज ऑफ सॉलिड लेटेस्ट पॉजिटिव होती है। यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। पेपर में सवाल क्या आएगा, ओए एस पास से आओ। आप कहते हैं सर डर जाते हैं हम, आपकी अचानक से आवाज़ ऊंची होती है, हमने हैंड फ्री लगाई होती है, हम तड़प जाते हैं, हमारे कान ऐसे हो जाते हैं। तो भाई इसी उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है। चलो कोई बात नहीं, मैं ज़रा तुम लोगों पे दया करता हूँ, थोड़ा सा हाथ हौला रखता हूँ। लो यार, मैं अब आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि जो पेपर में सवाल आना है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए हों, उनको लेटेस्ट एनर्जी की बुनियाद पर अरेंज करना हो। मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए हों, कम किसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी, ज़्यादा किसकी होगी, मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए हों और आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट एनर्जी में मैक्सिमम और मिनिमम पे कौन होगा। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, 2 मेजर फैक्टर्स याद रख लेने हैं। एक तो आयंस का साइज, कैटायन और एनायन दोनों का साइज, और दूसरा आयन का चार्ज। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता चला जाऊं कि आयोनिक साइज जो होता है इसका लेटेस्ट एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितना आयन का साइज बढ़ता चला जाएगा उसके चार्ज डेंसिटी ने कम होता चले जाना। तो मैं बच्चों को कहता होता हूं कि बेसिकली इट इज द चार्ज डेंसिटी जो कि लेटेस्ट एनर्जी को इफेक्ट करती है। अब चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ओवर साइज रेशो, चार्ज ओवर साइज रेशो। यानी कि आपसे कोई कहे कि लेटेस्ट एंथैल्पी का चार्ज की डेंसिटी से क्या रिलेशनशिप है, तो ये आप लोगों ने इतना पोर्शन याद रख लेना है कि लेटेस्ट एनर्जी या लेटेस्ट एंथैल्पी जो है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये कि चार्ज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा कि जितना चार्ज उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, और साइज के साथ उसका इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। आओ जरा देखो, इफेक्ट ऑफ आयोनिक साइज, इनवर्स रिलेशनशिप बताया, और इफेक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज का मैं लेटेस्ट एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूं। अब जरा गौर से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा देता हूं इन दोनों की मदद से मुख्तलिफ पैरामीटर्स यूज करते हुए। बच्चों देखो, मैं आप लोगों के सामने पहले कैटाइंस बनाता हूं। ये देखो, लिथियम कैटाइन, सोडियम कैटाइन, पोटाशियम का कैटाइन, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम का कैटाइन और सीजियम का कैटाइन। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन कैटाइंस के जब आप साइज देखोगे तो हम जैसे जैसे लिथियम से, सोडियम से, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम तक बढ़ते चले जाएंगे, ग्रेजुअली साइज बढ़ेगा। अब इन कैटाइंस के साथ मैं एनाइंस अटैच करता हूं और एनाइन मैं सेम रख रहा हूं समझाने के लिए। ये देखिए, फ्लोराइड, 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 फ्लोराइड और फ्लोराइड। तो ये देखिए, ये मैंने आपको अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स बना करके दिखाया। अब अल्कली मेटल्स के इन फ्लोराइड्स की बुनियाद पर अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि यार जरा बताओ लेटेस्ट एनर्जी को, तो अब देखिए एनाइन तो सेम है। अब चार्ज देखें तो चार्ज भी आप लोगों के सामने देखें सब पर सेम है। तो चार्ज और साइज दोनों को मद्देनजर रख के फैसला करना होता है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। अब यहां पर चार्ज सेम है,
सब पर प्लस प्लस प्लस, लेकिन उनका साइज डिफरेंट है। ये लिथियम का साइज और ये सीजियम का साइज देखो। तो बेटा अब आप लोग मुझे बताएं किसके चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। कि अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनाता हूं तो ऑटोमेटिकली आप लोग गौर करें, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ लिथियम विल हैव मोर चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन सब के अंदर मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी रखने वाला जो कंपाउंड होगा वो लिथियम फ्लोराइड होगा। और इसके मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी रखने की वजह भी आपको पता चल गई होगी, बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम आयंस। ओके हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। समझ आ गई है यहां तक बात आपको? आइए जरा यहीं पे थोड़ा सा सिनेरियो और चेंज करता हूं। अब देखिएगा मैं आप लोगों के सामने एनाइन चेंज कर रहा हूं, कैटाइन सेम रखता हूं। तो जरा चेक कीजिएगा, सोडियम 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 और सोडियम। अब कैटाइन देखें सारे सेम है। अब हम एनाइन चेंज करते हैं और एनाइन में देखें, अब मैं हैलोजन्स लगाता हूं। ये देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ये रहा आयोडाइड। अब आप खुद सोचें, कैटाइन सेम है, चार्ज भी सेम है, उनकी चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी और एनाइन के ऊपर भी चार्ज -1 सेम है। लेकिन अब साइजेस देखें, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। अब साफ जाहिर है यहां पर जो आयोडाइड है वो ग्रेटर प्रेसाइज होने की वजह से कम चार्ज डेंसिटी के साथ है। और साफ जाहिर है जब साइज बढ़ता है चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, लेटेस्ट एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो इन सब में अगर आपको तरतीब देना पड़े इनको लेटेस्ट एनर्जी की बुनियाद पर, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर फिर से सोडियम फ्लोराइड जो है वो इसलिए ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी शो करेगी क्योंकि फ्लोराइड आयन जो है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। उम्मीद है आपको मेरी बताई गई बात समझ आ रही होगी। चलो जी, अब आओ जरा थोड़ा सा चार्ज के साथ भी आपको रिलेशनशिप बना करके दिखाता हूं। तो आओ जरा देखो, गौर से देखो, बार बार देखो, तसल्ली से देखो। मैं अब आप लोगों के सामने अलोंग द पीरियड एक सोडियम का कैटाइन बनाता हूं, फिर मैं आपके सामने मैग्नीशियम कैटाइन बनाता हूं, फिर मैं आपके सामने एल्यूमिनियम का कैटाइन बनाता हूं। 3 कैटाइन्स बनाए हैं, तीनों के चार्जेस को देखो और फिर साइजेस को देखो। और आपको पता है एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जब आप सोडियम से, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो वो यकनशुद्ध दोशुद्ध, आप साइज को ना भी देखो, अभी सिर्फ चार्ज को देखो, तो आपको वैसे भी पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है साइज और कम होता चला जाता है, चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब इनके साथ मैं एक एनाइन लगाता हूं। तो जी एनाइन में कौन सा लगा रहा हूं? मैं क्लोराइड लगाता हूं। ये देखो, ये सोडियम क्लोराइड बना दिया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और ये मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे तुम खुद फैसला करके बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर साफ जाहिर है सोडियम का जो कैटाइन है उसकी निस्बत मैग्नीशियम के कैटाइन की चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्लोराइड आयन को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह एल्यूमिनियम के कैटाइन की क्लोरीन के आयंस को अट्रैक्ट करने की और ज्यादा पावर होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट एनर्जी देखी जाएगी वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर देखी जाएगी। और रीजन मैंने आपको बता दिया है, रीजन है उसकी हाई चार्ज डेंसिटी। तो अब आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी बढ़ेगी और अगर साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो ये बात अपने ज़हन में अच्छे से रख लेना। अब जो मर्जी कंपाउंड आ जाए, जो मर्जी एग्जांपल आ जाए, उसको ज़हन में रख लेना। और एक बार दफा तीसरा फैक्टर होता है जो सम टाइम इन्फ्लुएंस करता है, त्यातन लिख देता हूं, साइज रेशो भी बार दफा मैटर करती है। साइज रेशो किसकी?
साइज रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ये एक माइनर फैक्टर होता है, कुछ केसेस के ऊपर ये अप्लाई किया गया है, और जब अप्लाई किया गया तो समझ आता है। साइज रेशियो का क्या मतलब है, याद रख लीजिएगा। अगर तो केटाइन और एनाइन का साइज मैच कर रहा है तो मैच होने पर हाई लेटेस एनर्जी देखी जाती है। जिस तरह हम लोग दोस्ती करते हुए उम्र का तकाजा जो है उसको देखते हैं, जिस तरह अगर आपको देखा हो कि नर्सरी या प्रेप क्लास का बच्चा तो वो प्रेफर करेगा कि मैं नर्सरी और प्रेप क्लास के बच्चे के साथ ही यारी दोस्ती लगाऊं। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ उसकी बड़ी गहरी याराना लग जाए। तो जनाब जी एज मैटर करती है, साइज मैटर करता है। तो अगर आपके पास कंपैरेटिव हो क्या कैटाइन और एनाइन का साइज, तो कैटाइन और एनाइन का साइज अगर कंपैरेटिव है कि अगर साइज कैटाइन बड़े साइज का है और एनाइन भी बड़े साइज का है तो उनकी आपस में बन सकती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसी तरह कैटाइन छोटे साइज के साथ एनाइन छोटे साइज का एडजस्ट हो सकता है। अब आलम चन्ना के साथ अगर आप कोई वो छोटे कद वाली को पता नहीं क्या कहते हैं, गिट्ठा कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं हो कि आलम चन्ना का कद था फॉर एग्जांपल 7.5 फुट का, और आप उसके साथ 3-3.5 फुट की किसी मोहतरमा की अगर आप जो है वो शादी करवा देते हैं तो साफ जाहिर है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। उनके दरमियान कोई इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं हो सकती, उनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो मैच करने पर हाई लेटेस्ट एनर्जी और मिसमैच अगर हो जाए तो लो लेटेस्ट एनर्जी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ये जो तुम दंदियां निकाल रहे हो निकालो, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। लो लेटेस्ट एनर्जी एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखना। बेरिलियम आपके पास छोटे साइज का कैटाइन है और इसी तरह बेरियम आपके पास बड़े साइज का कैटाइन है। ठीक हो गया जी। अब मैं सल्फेट आयन लेकर आता हूं। मैं सल्फेट आयन बेरिलियम के साथ भी लगाता हूं और मैं सल्फेट आयन जो है वो बेरियम के साथ भी लगाता हूं। अब आपका दिमाग क्या कह रहा होगा कि सर आपने अभी ये बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि जितना साइज कम होता है उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम का कैटाइन सल्फेट के कैटाइन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इनके आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। बस यही वो गलती है जो आप करेंगे। यहां पर सिनेरियो देखा गया कि बेरियम बड़े साइज का कैटाइन, सल्फेट बड़े साइज का एनाइन, इनके कंपेरेबल साइजेस होने की वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी है। तो कंपेरेबल साइजेस हाई लेटेस्ट एनर्जी, हाई लेटेस्ट एनर्जी। और यहां पर आप लोगों को बेरिलियम सल्फेट के केस में काम याद है, आप लोगों ने पढ़ा था बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है ड्यू टू इट्स हाई लेटेस्ट एनर्जी। तो इनके दरमियान इतनी तगड़ी किस्म की अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है कि इनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। और अब कंपेरेबल साइजेस का एक ऑर्डर भी याद रख लेना। ये देखो, छोटा कैटाइन, छोटा एनाइन पहले नंबर पर, छोटा कैटाइन, बड़ा एनाइन। या आप इसको ऐसे देख लो कि उसके बाद मैं सिनेरियो डेवलप जो करने लगा हूं उधर देखिएगा कि क्या है। मैं सिनेरियो ये डेवलप कर रहा हूं अपने बच्चों के सामने। ये देखिएगा, बड़ा कैटाइन, बड़ा एनाइन, उसके बाद छोटा कैटाइन, बड़ा एनाइन कर लो, या इसका वाइस वर्सा कर लो कि बड़ा कैटाइन और छोटा एनाइन। यानी कि पीछे ये आप देख ले कि ये कंपेरेबल साइजेस हैं, छोटे रिलेटिवली ज्यादा, और उसके बाद ये उसके बाद बड़े हैं लेकिन कंपेरेबल हैं। यहां पर कंपैरिजन नहीं बन रहा बड़ा छोटा होने की वजह से, और यहां पर भी कंपैरिजन नहीं बन रहा बड़ा छोटा होने की वजह से। केमिकल की एग्जांपल भी दे दी है, एक पिक्चर वाली एग्जांपल भी दे दी है, ऊपर भी एग्जांपल भी दे दी है। और क्या बताऊं यार, तुम लोगों को पेट नहीं भरता तुम लोगों का अब भी। आओ जरा पेपर में आने वाले कुछ एक दो सवालों को देख लें। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक लिस्ट है कंपाउंड्स की, एक इधर लिस्ट है। अब आप क्या कहेंगे, सर ये सारी वैल्यूज याद रख ले, मर जाओगे, फौत हो जाओगे। क्यों याद रखोगे यार, वैल्यू पूछ ले तो चंदे उन कंपाउंड्स की पूछेगा जो आपकी बुक में है।
अब तुमने करना क्या है, ये देखो, ये सारे लिथियम नजर आ रहे हैं आपको, देख रहे हो, यहां तक लिथियम है। अब लिथियम के साथ लगे हुए एनाइन से फैसला करवाओ ना, ये देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और उसके बाद आगे देखें ऑक्साइड। अब साफ जाहिर है इन सब के मुकाबले में देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी। अब आइए जरा यहां पर आप लोगों को इनकी लेटेस्ट एनर्जीज भी दिखा देते हैं। ये देखो सबसे टॉप पे फ्लोरीन के होने की वजह से सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वैल्यू कम हो रही है। अब ये अचानक से लिथियम के ऑक्साइड के केस में लेटेस्ट एनर्जी क्यों बढ़ गई, तो मैनू ये दसो, तो मैं होने नहीं दसिया कि एक तो ऑक्सीजन एटम का साइज कम और ऊपर से इस पर चार्ज भी देखें -2। तो बेटा मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूं कि अगर आप को मुकाबला मिले चार्ज और साइज में से किसको प्रेफर करना है, तो मैं बच्चों को अक्सर कहता होता हूं कि भाई तुम लोगों को चार्ज को प्रेफर करना है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो ये मत भूलिएगा कि द फैक्टर चार्ज इज प्रेफर्ड ओवर साइज। अब आप लोग ऑक्सीजन पर -2 चार्ज को देखो तो वो फ्लोराइड के -1 चार्ज से रिलेटिवली ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई तकरीबन देखो 3 गुना, तकरीबन चेक करो 3 गुना ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी है लिथियम ऑक्साइड की एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड। अब उसके बाद देखें सोडियम फ्लोराइड बामुकाबला लिथियम फ्लोराइड, तो देखो सोडियम फ्लोराइड का आपको जो है वो कम नजर आ रहा है या ज्यादा, तो लिथियम फ्लोराइड इसलिए कम लेटेस्ट एनर्जी है क्योंकि हमारे लिथियम फ्लोराइड की सॉरी इसलिए ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी है एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, क्योंकि सोडियम जो केटाइन है उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी क्योंकि सोडियम आयन का चार्ज रिलेटिवली ज्यादा होगा। बेटा कोई मर्जी एग्जांपल उठा के देख लो, कोई मर्जी कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट करके देख लो, तो आप लोगों को फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्साइड के मुकाबले में देखने को मिल रहा होगा। आप देखो लिथियम बामुकाबला बेरिलियम, देखो इधर लिथियम का ऑक्साइड इधर बेरिलियम का ऑक्साइड। अब आप लोग जानते हो यार कि बेरिलियम का साइज और छोटा होगा और इस पर चार्ज और ज्यादा होगा, तो ये चेक करो अगर आपके पास 3000 है तो ये तकरीबन 4500 है। तो क्या समझ रहे हो, चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो सारी की सारी बात कहां पे आके शॉर्टकट में खत्म होनी है, ये कि चार्ज डेंसिटी का लेटेस्ट एंथैल्पी से डायरेक्ट चार्ज बढ़ाते चले जाओ, साइज कम करते चले जाओ, तो आपको चार्ज डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी और लेटेस्ट एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था लेटेस्ट एनर्जी और साथ में चार्ज डेंसिटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इज इन टेबल्स को आपने कॉन्सेप्चुअली, अब आप देखो रट्टा नहीं हमेशा चलता, रट्टा काम देता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा हो तो वो क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा होता है। लो जी बच्चों, मैं अब नेक्स्ट जो आप लोगों को वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं उसमें मैं आपको कंपैरिजन करवाने लगा हूं। किसका कंपैरिजन, चारों के चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। कोई आपसे कहे हाउ मच टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, यूनिट सेल की कितनी टाइप्स थी, 7, क्रिस्टल लैटिस की कितनी टाइप्स थी, 14, यूनिट सेल पैरामीटर्स कितने थे, 6। तो कोई आपसे पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कितनी टाइप्स है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4, यानी कि आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर दिस। बाय बाय।